हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 39 पे और इसमें जियान की टोली ज़ुआन सेंटियन निकलने वाली है। इस जर्नी में जियान का कौन कौन से नए सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो चलो समय को वेस्ट न करके जल्दी से पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जब जियान को बैटल फॉर्मेशन मास्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है तो उसे समझ में आता है कि ये वाला प्रोफेशन कितना ज्यादा ऑसम है। अगर वो इसमें मास्टरी हासिल कर लेता है तो वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे पहुंच पाएगा। ऑफ कोर्स उसकी प्री कंडीशन ये है कि तब तक जियान को कोई लड़का न दे। तब भी जियान बिना हेजिटेशन के उस इल्यूजरी फिगर की इनहेरिटेंस को स्वीकार कर लेता है। ये देख के वो इल्यूजरी फिगर खुश हो गया था। जैसे वो अपनी हैंडसीज को चेंज करता है हम उसके सामने एक सफेद रंग के र्यून को बनते हुए देखते हैं। वेल, एक र्यून एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक लेवल की पावर छिपी हुई होती है। इस र्यून को कहा जाता है डिवाइन इंस्क्रिप्शन और इसी का इस्तेमाल करके जियान एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। इस चीज को जियान को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रखना था, लेकिन जब इल्यूजरी फिगर का ये रून जियान के फोरहेड के सामने पहुंचा था तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसके खिलाफ रिएक्ट करती है और इन दोनों की खींचातानी में जियान की बैंड बज रही थी। बेसिकली इस प्रोसेस में जियान को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा था, लेकिन एट द एंड ये रून उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के नीवन पैलेस में अपना घर बना लेता है और जियान बन जाता है एक ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर। ऑफ कोर्स वो उन एंशिएंट एक्सपर्ट्स की तरह पावरफुल नहीं होता। उतना पावरफुल बनने के लिए जियान को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के साथ साथ बैटल फॉर्मेशंस पे और भी अच्छी मास्टरी हासिल करनी होगी। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से जियान ने अपने लिए एक नया रास्ता शुरू कर दिया था। जाते जाते वो फिगर बताता है कि डिवाइन इंस्क्रिप्शन रून एक्चुअली में एक पूरी डिवाइन इंस्क्रिप्शन का एक चौथा ही हिस्सा है। इसके 3 फ्रेगमेंट्स दुनिया में खोए हुए हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहती है तो हो सकता है कि तुम उन्हें ढूंढ पाओ और तभी पूरी डिवाइन इंस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिर जियान लौट आया था वापस से यू फैमिली कंपाउंड में। अगले दिन ज़ुआन सेंटियन का मैसेंजर अराइव होता है। इसे यू फैमिली हेड यू ब्रदर हु बोल रहे थे। जब इस ब्रदर हु को मालूम पड़ता है कि जियान एक फर्स्ट ग्रेड का एम्पर एल्केमिस्ट है, वो जियान की टैलेंट की काफी ज्यादा तारीफ करता है। ब्रदर हु एक रात रुकता है यू फैमिली कंपाउंड में क्योंकि अगले दिन उसे सादो सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके ज़ुआन सेंटियन निकलना जो था। हमें पिछले एपिसोड के एंड में सादो सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की झलक दिखाई गई थी। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना। हम चलो करते हैं यहीं से इस एपिसोड को। अगले दिन जब सूर्य की पहली किरण ज़ोलनिंग कॉन्टिनेंट की जमीन को छूती है, वो ब्रदर हुडू पहले से जाके यू फैमिली कंपाउंड में इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद यूरो और जियान भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब इन सभी को इंतजार था बाकी के रिप्रेजेंटेटिव्स का। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेंगे इनकी टोली ज़ुआन सेंटियन के लिए निकल जाएगी। अभी हुडू और यूयू एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनसे थोड़ी सी दूर पे बैठी हुई यूरू काफी ज्यादा अनईजी दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसकी पहली इतनी लंबी जर्नी है, भले उसके साथ एक जान पहचान वाला जा रहा हो, तब भी यूरू अपने आप को चिंता करने से रोक नहीं पाती। जब इन्हीं सेम चिंता के बादलों को अपने फादर के चेहरे पे देखती है, यूरू स्माइल के साथ बोलती है, फादर आप चिंता मत करो, मैं वहाँ पे अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। यूयू कहते हैं यूर तुम अब बड़ी हो गई हो, इस वजह से मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और जब तक बिल्कुल नेसेसरी ना हो अपने फोरहेड के उस मार्क को एक्टिवेट मत करना, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है तब तक तुम्हें उस इनहेरिटेंस को बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर यूरू नॉड करती है। इन बाप बेटी के बीच में ऐसी बातचीत को होती हुई देख जियान अपने सिर को हिलाता है। उससे बिल्कुल नहीं लगता कि यूयू अपनी बेटी की चिंता करना कहीं बंद करने वाले हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है सातों मेजर सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ज़ुआन सेंटियन के एनवॉय ने इन सभी को बुलाया। इस मौके को कोई भी गंवाना नहीं चाहता था। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचने वाला मिलर होता है। हम उसे तुरंत ही हुडू को ग्रीट करते हुए देखते हैं। भले ही वचंग और म्यू फैमिली जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए यू फैमिली से नफरत करती हो, लेकिन तब भी मिलर को पता होता है कि यहाँ पे परेशानी खड़ी करना उसकी और उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस वजह से चुपचाप से जाके एक सीट पे बैठ जाता है। फिर आगे फंगी जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे वो इस हॉल में एंटर करके हुडू को ग्रीट करती है। फाइनली वो यूरू की नजरों को इग्नोर करके सीधे जियान के साइड में जाके बैठ जाती है। फंगी की इंटरेस्ट से भरी आवाज में कहती है, लगता है हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी इम्प्रूव हो गई है। ये सुन के जियान हल्के से स्माइल करके नॉड करता है। वो याद करता है कि फंगी के पास विंड और थंडर डुअल एट्रीब्यूट पावर है और उसकी सोल स्ट्रेंथ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। भले जियान फंगी से डरता ना हो, लेकिन तब भी दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती करना सही है। दूसरी तरफ फंगी को जियान में इंटरेस्ट दिखाते हुए देख यूरो अपनी आंखें नैरो कर लेती है। कुछ ही समय में उस लिविंग डेड को आते हुए देखते हैं जो कि हेडी सिटीज का रिप्रेजेंटेटिव था। वो भी चुपचाप से जाके अपनी सीट को ले लेता है। फिर आता है सोर्ड किंग सिटी से वोंग जोंग जो कि सबकी तरफ हाथ कप करके सबको ग्रीट करता है। इस तरीके से एक एक करके लुयन, सनमिंग और बाकी लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। सातों पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे मौजूद होने
की वजह से जियान फाइनली इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर पाता है। इनमें से सबसे ज्यादा नोटिस होने वाले सोर्ड किंग सिटी का वांग जॉन और बर्जर्कर सन मिंग होते हैं। जियान फील कर पा रहा था कि भी उसकी स्ट्रेंथ इन दोनों के बराबर नहीं पहुंची है। सभी के हॉल में इकट्ठा हो जाने के बाद हुडू फाइनली खड़े होकर बोलते हैं क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हो गए हैं तो फिर चलो निकला जाए। ये सुन के 9 रिप्रेजेंटेटिव्स तुरंत ही खड़े हो गए थे। इनकी आंखें एंटिसिपेशन से भरी होती हैं। जॉन सेंटियन के मैसेंजर की स्ट्रेंथ को देख के इन्हें एक झलक मिल गई थी कि वो जॉन सेंटियन की दुनिया कैसी होने वाली है। इस हॉल से बाहर जाने के बाद हुडू ने अपने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाया था। हम काफी यू फैमिली कोर्टयार्ड के ऊपर के बादलों को बीच में से फटते हुए देखते हैं। एक काफी बड़ी शैडो पूरे यू फैमिली कंपाउंड को ढक लेती है। जब जन अपनी सोल परसेप्शन का इस्तेमाल करके इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, वो पाता है कि बहुत ही बड़ा शेप है। इसे कई मिस्टीरियस र्यून्स और एक इनविजिबल बैरियर प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे बाहर आने वाला मैजेस्टिक ऑरा एक बार जियान को भी स्टार्टल कर देता है। हुडू बताते हैं कि एक फेरी बोट है। जॉन सेंटियन में इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधा जॉन सेंटियन के लिए एक स्पेस पोर्टल को बना सकती है जिससे हम कई परेशानियों से बच जाएंगे। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए हमें ज्यादा दुखी की आवश्यकता नहीं होती। मोलर क्यूरियस आवाज में कहता है, सीनियर ट्रैवल करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल वोचंग सिटी में कुछ ज्यादा कियोस फैली हुई थी। इस वजह से म्यूलर को जॉन सेंटियन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली होती। हुडू स्माइल के साथ बोलते हैं, भले ही अपनी दुखी का इस्तेमाल करके ट्रैवल किया जा सकता हो, लेकिन जॉन सेंटियन इस जगह से काफी दूरी पे है। इस वजह से अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर तुम फिर भी अपनी दुखी का इस्तेमाल करके ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हुडू की बात को सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। वह भी मोलर एकदम शांत रहा था। हुडू कहते हैं, चलो चाहे कुछ भी हो, हम पहले से ही काफी लेट हो चुके हैं। इस वजह से समय को बर्बाद ना करते हुए चलो अपनी जर्नी को शुरू किया जाए। हुडू के ऑर्डर्स को सुन के एक के बाद एक 9 रिप्रेजेंटेटिव सीधा उस शिप के ऊपर चले जाते हैं। पीछे हुडू और यूयू रह गए थे। यूयू को पता होता है कि उनकी बेटी काफी लंबे समय तक चिंगचन लौटने नहीं वाली है। इस वजह से वो हुडू से कहते हैं, ब्रदर हु, आप प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। इस पर हुडू स्माइल के साथ नोट करते हैं। फिर एक ही फ्लैश में उनकी बॉडी सीधा शिप के ऊपर अपीयर हो गई थी। जैसे उनकी दुखी इस बैटल शिप के कंट्रोलिंग सिस्टम में जाती है, हम इस जहाज के आगे के स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। काफी जल्दी काले रंग का स्पेस कैरेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में एक स्विच की आवाज के साथ ये शिप यूयू की आंखों से डिसअपीयर हो गया था। ये चिंग सिटी ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट की एकदम किनारे पे होती है। वहीं पर अगर बात करिए जॉन सेंटियन की, तो ये ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट के मिडिल में था। अगर इतनी दूरी को एक्सपर्ट खुद ही ट्रेवल करना चाहता है तो ये सिर्फ उसके लिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं होगा, बल्कि उसे बीच बीच में कई चेक पॉइंट्स को भी क्रॉस करना होगा। और जैसी जान की टोली की स्ट्रेंथ होती है, इनके लिए जर्नी बिल्कुल आरामदायक नहीं रहती। अच्छी बात है कि हुडू पहले से इसका बंदोबस्त करके आए थे। इस जर्नी के दौरान हुडू सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जॉन सेंटियन के रूल्स के बारे में बताते हैं। ये फेरी बोट काफी ज्यादा तेज होती है और प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर की वजह से किसी को हवा का बहाव परेशान नहीं करता। ये सीन था फेरी बोट का। हुडू कहते हैं, चलो अकोमोडेशंस की बात करिए, तुम सभी को सेकंड फ्लोर पे अपना अपना रूम मिलेगा। तुम सभी अभी जाके आराम करो, फिर इवनिंग में हम कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये सुन के लोग एक एक करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। खासकर जेनिस फेरी बोट के रिगार्डिंग काफी फैसिनेट हो चुका था। उसे इसके बारे में और भी जानने की इच्छा थी। समय आगे बढ़ा था। हमें फेरी बोट के एक शान से कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। इनके बीच में बैठे हुए थे हुडू और बाकी 9 मेजर सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जियान भी शामिल था। सभी की क्यूरियोसिटी से भरी आंखें हुडू को देख रही थी। हुडू एक काम आवाज में शुरुआत करते हैं, हमारी फेरी बोट की अभी की स्पीड को देखते हुए हमें जॉन सेंटियन पहुंचने में 1 महीने का समय लग जाएगा। यहाँ तक बोल के हुडू की टोन काफी सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुंचने से पहले तुम सभी के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, जिससे वहाँ पे पहुंचने के बाद तुम अपने आप को किसी परेशानी में न फंसा लो। हुडू एक करके सभी के एंटिसिपेशन से भरे चेहरे को देखते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम सब में से किसी को जॉन सेंटियन के बारे में अच्छी जानकारी है? और जैसा कि उन्होंने सोचा था, 9 के 9 लोग अपने सिर को हिलाते हैं। ये देख के हुडू साय करते हैं। वो कहते हैं, मुझे लग ही रहा था। जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि शॉनलिंग कॉन्टिनेंट पूरे 2D कॉन्टिनेंट का बस 1/4 हिस्सा है। इसे चारों कॉन्टिनेंट में सबसे वीकेस्ट बोला जाता है। लेकिन ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट भी अपनी गहरी फाउंडेशन को रखता है। वो हेरिटेज है जॉन सेंटियन, जहाँ पे पूरे शॉनलिंग कॉन्टिनेंट की टॉप एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को सुन के जियान की भौं सिकुड़ गई होती है। हालांकि उसने जॉन सेंटियन के बारे में पहले ही सुन रखा था, लेकिन हुडू को कंफर्म करते हुए देख वो समझ जाता है कि जॉन सेंटियन के अंदर मौजूद होने वाली सुपर पावर उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। हुडू कहते हैं, भले ही ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट काफी बड़ा हो, लेकिन तुम्हारी 7 मेजर सिटीज जैसे प्लेसेस पूरे शॉनलिंग कॉन्टिनेंट की बस कुछ फ्रैक्शन में से एक है। इनफैक्ट तुम्हारी 7 मेजर सिटीज की तरह ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट में ऐसे काउंटलेस रीजन्स मौजूद हैं और वो ऐसे काउंटलेस टैलेंट्स को पोजेस करते हैं जो कि तुम में से किसी से भी कम नहीं
है। हर साल जॉन सेंटियन के सेक्ट्स अपने मैसेंजर्स को इन डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए भेजते हैं। आखिरकार हर एक फैक्शन को और भी पावरफुल बनने के लिए हर साल नई खून की जरूरत होती है। यहाँ पे नई खून का मतलब है नए एक्सपर्ट्स। ये कह के हुडू पॉज हुए थे। जब सभी ने इन्फॉर्मेशन को बचा लिया होता है वो कहते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे होगे। भले हम तुम्हें वहां तक ले जा रहे हो लेकिन ये तुम्हारी सुपर पावर को ज्वाइन करने की कोई गारंटी नहीं है। हुडू के इन शब्दों ने पूरे कमरे का वातावरण बदल दिया था। अब तक जो चेहरे एक्साइटमेंट से भरे होते हैं अब इन पे अलग से टेंशन दिखाई देने लगी थी। हुडू कहते हैं चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्वार्लिंग कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जैसे कई टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। जब तक हम जॉन सेंटियन पहुंचेंगे तुम्हारे जैसे हजारों नौजवान जॉन सेंटियन की सुपर पावर्स को ज्वाइन करने की फिराक में वहां तक पहुंच चुके होंगे। डिसाइपल्स के इतने बड़े नंबर्स की वजह से जॉन सेंटियन के सेक्ट्स ने एक सिस्टम बनाया जिससे लोगों की इतनी बड़ी संख्या को छांटा जा सके। हुडू की नजरें एक बार फिर से एक एक करके सभी के चेहरों पे पॉज होती हैं। वो कंटिन्यू करते हैं जब हम जॉन सेंटियन पहुंचेंगे तो तुम्हें कई फैक्टर्स को लेके अलग अलग टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ और ओवरऑल एप्टीट्यूड जैसी चीजें शामिल होंगी। इन सभी एवोल्यूशन के हिसाब से तुम्हें 5 ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाएगा। इसमें 5th ग्रेड सबसे हाईएस्ट होता है। भले इन ग्रेड्स को हासिल करने से तुम्हें तुरंत ही कोई इनाम नहीं मिलने वाला लेकिन जब से तुम्हारे पोटेंशियल को एवेल्युएट कर रहे होंगे तो ग्रेड्स काफी क्रूशियल फैक्टर बनने वाले हैं। जितना तुम्हारा हायर ग्रेड होगा तुम्हारे ऊपर उतना ही ध्यान दिया जाएगा। ये सुन के एक बार जियान की भी आंखें नैरो हो जाती हैं। लगता है उसकी सोच काफी सिंपल थी। उन सेक्ट्स को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होने वाला जितना वो सोच के आया था। ये शांति बनी रहती है कुछ और सेकंड्स तक। फिर जियान के बगल में बैठी फंगी हुडू से पूछती है सीनियर इन ग्रेड्स के बीच में क्या अंतर होता है। हुडू कहते हैं नेचुरली इनके बीच में बड़ा डिफरेंस है। तुम्हारे ग्रेड्स जितने ज्यादा हाई होंगे तुम्हारे सुपर सेक्ट्स को ज्वाइन करने की चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। भले ही टेस्ट से हासिल करी हुई ग्रेड्स पूरी बात को सामने ना ला पाए लेकिन तभी तुम्हारे पोटेंशियल के बारे में काफी बताते हैं। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे जैसे हजारों लोग जॉन सेंटियन इन सेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं होने वाली। इन सभी में जो सबसे ज्यादा एलीट्स होंगे वही सुपर सेक्ट्स के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। हुडू के शब्दों को सुन के रूम फिर से साइलेंट हो जाता है। सिचुएशन की ग्रेविटी को रियलाइज करके सब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो जॉन सेंटियन जाके एक दूसरे से कम्पीट नहीं करने वाले बल्कि उनका कंपटीशन अपने जैसे हजारों लोगों से होने वाला है। सभी के चेहरों में चिंता के बादलों को देख के हुडू हंस के बोलते हैं तुम सभी इतने परेशान मत हो। ये सिलेक्शन प्रोसेस हर साल बदल जाती है। कभी फाइट से डिसाइड होता है तो कभी सर्वाइवल स्किल्स को देखा जाता है। खैर मेथड चाहे कोई भी हो लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है वो होता है एलिमिनेशन रेट। जॉन सेंटियन पहुंचने वाले आधे से ज्यादा लोग उन सुपर फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर पाते। हुडू के शब्दों ने इन नौ रिप्रेजेंटेटिव्स की टेंशन और बढ़ा दी थी। जियान भी अपने दिल को टाइट होते हुए महसूस करता है। आधे से ज्यादा लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। वो जानता था कि उसके आगे का रास्ता कठिन होने वाला है लेकिन जो रियलिटी उसे दिखा रही है ये तो साफ तौर पे एक तमाचे की तरह है। खैर इससे पहले कोई रोने लगता। हुडू कहते हैं लेकिन जो उन हजारों लोगों में अपने आप को स्टैंड आउट कर पाते हैं उन्हें मिलने वाला इनाम भी उनकी मेहनत के काबिल होता है। इस प्रोसेस में जो भी टॉप 10 में आने वाले हैं उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के साथ साथ अपने मन की सुपर सेक्ट्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस वजह से तुम सभी को अपना बेस्ट देना होगा। ये सुन के जियान ने अपनी फिस्ट टाइट कर ली थी। उसकी आंखें वैसे डिटर्मिनेशन से भर गई होती हैं। वैसे भी उसकी कल्टीवेशन का रास्ता कभी आसान नहीं रहा है और अब उसके रास्ते में चाहे कोई भी आए वो जियान को अपनी बीवियों से मिलने से रोक नहीं पाएगा। खैर कुछ ऐसी डिटर्मिनेशन यूरू की आंखों में भी होती है। जियान के चेहरे के रिएक्शन को देख के हुडू बोलते हैं ये याद रखना है कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को हाइड नहीं करना है। अगर तुम्हें लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ को छिपा के चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएंगी तो ये तुम सभी की गलत फहमी है। ये सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल को रिवील करने के लिए बनाई गई है। इस वजह से परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से न देना ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये सुन के हुडू अपनी सीट पे वापस से लीन हो जाते हैं। मेडिसिनल टी की एक सिप लेने के बाद वो बोलते हैं आखिरी चीज भले इस सिलेक्शन प्रोसेस में फेल होने से तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया है तब भी ऐसा हो सकता है कि सेक्ट्स तुम्हें नोटिस कर लें। खासकर अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल या फिर कोई स्पेशल फिजिक होता है तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये रूल हर बार लागू नहीं होता तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए हुडू की नजरें वांगजोंग और सनमिंग के ऊपर थी। ऐसा लगता है ये शब्द खासकर इन दोनों के लिए कहे गए हैं। खुद को नोटिस होते हुए रियलाइज करके दोनों के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। क्लियरली दोनों को नहीं लग रहा था कि उन्हें सेकंड चांसेस पर रिलाई करना होगा। इस कमरे में एक बार फिर से शांति छा जाती है। लोग इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे थे। ये फाइनली रियलाइज करते हैं ये जॉन सेंटियन को जाने वाली रोड उतनी आसान नहीं होने वाली जितना इन सभी ने एंटिसिपेट किया था। अगर स्वार्लिंग कॉन्टिनेंट के और पार्ट से कंपेयर किया जाए तो ये सातों मेजर सिटीज कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इस चीज को रियलाइज करके इवन जियान जो कि हमेशा काम रहता है उसकी आंखें भी अनईज की वजह से फ्लिकर हो रही होती हैं। आफ्टर ऑल भले उनके ग्रुप की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हो लेकिन अगर इसे एक बड़े दायरे के हिसाब से देखा जाए तो ये सभी कुछ खास एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान 3 स्टार 2 एम्पर के पीक
पे था और बाकी लोगों की स्ट्रेंथ भी 3 स्टार से 4 स्टार के बीच में ही होती है। भले ही अपनी सिटीज के एलिट्स बोली जाते हो, लेकिन ज़ुआन सेंटियन इन जैसे लोगों से भरा होने वाला है। और तो ज़ुआनली कॉन्टिनेंट के कुछ और रीजंस यहाँ पर रिसोर्सेज और वेल्थ काफी सुपीरियर होते हैं। वहाँ के यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स इन सभी से काफी हाई लेवल पे हो सकते हैं। इन सभी के कंधों पे वजन तब बढ़ जाता है जब ये सभी रियलाइज करते हैं कि इन सभी को अपने अपने सिटी लॉर्ड्स ने अपनी सबसे बड़ी उम्मीद बना के भेजा है। अगर इन 9 में से जियान को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 8 एक्सपर्ट्स की फैमिलीज और सिटीज ने इन 8 के ऊपर अपने सारे रिसोर्सेज लगाए थे। अगर इस ज़ुआन सेंटिनल मेजर पावर को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इससे इन सभी का निजी नुकसान तो होने ही वाला है, साथ में इनकी फैमिली की स्टैंडिंग भी गिर जाएगी। हो सकता है कि भविष्य में इन्हें लीडर का स्थान प्राप्त न हो। अभी हुडू अपनी मेडिसिन टी को सेव करते करते इन सभी के एक्सप्रेशंस को देख रहे थे, लेकिन वो किसी को दिलासा नहीं देते। उन्हें अच्छे से पता होता है कल्टीवेशन की दुनिया में कैसी मार काट है। ज़ुआन सेंटिन के सेक्स को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होने वाला। हुडू ने अपने शब्दों के ऊपर चाशनी इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि वो इन सभी को होश में लाना चाहते थे। कुछ समय तक शांत रहने के बाद इन सभी की आंखें फाइनली चमकने लगती हैं। भले ही वो चाहे कितने प्रेशर को फील कर रहे हो, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इन सभी के रिएक्शंस को देख के हुडू नोट करते हैं क्योंकि अगर वो इस रियलिटी को संभाल नहीं पा रहे हैं तो इन सभी के लिए यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाना ही सही होगा, जिससे ये सभी ज़ुआन सेंटिन जाके और भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट न बने। हुडू कहते हैं गुड, अगर किसी के पास और कोई सवाल नहीं है तो जाओ अपने अपने कमरों में आराम करो। हमें ज़ुआन सेंटिन पहुंचने में 1 महीना लगेगा, इस वजह से तुम सभी को अपने आप को पीक कंडीशन में रखने की आवश्यकता है। हुडू की बात को सुन के सभी लोग फाइनली खड़े हो जाते हैं। भले ही कमरे का वो हैवी एटमॉस्फेयर उड़ गया हो, लेकिन इन सभी के कंधों पे से आगे आने वाले ट्रायल्स का वजन कम नहीं हुआ था। सीन चेंज होता है, ये कुछ समय बाद की बात है। फेरी बोर्ड के 2nd फ्लोर पे एक टेबल के चारों तरफ कई लोग बैठे होते हैं। ये वांगजोंग, सुमिंग, लुइन, फेंगी और यूरू का ग्रुप था। इसमें वो लिविंग डेड और म्यूलर गायब होता है। बेसिकली इन दोनों के जियान के साथ रिश्ते खराब थे, इस वजह से उन दोनों ने जियान के साथ इकट्ठा होना अवॉइड किया था। क्या जियान के ग्रुप को इन दोनों को बुलाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। जियान ने वांगजन और सनमिंग को यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्वाइट किया था। वांगजोंग जो कि एकदम स्वॉर्डमैनशिप के पीछे पागल हो चुका है, वो जियान की रिस्पेक्ट को हासिल कर चुका था। और वहीं पे सनमिंग की पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से जियान को महसूस होता है कि सनमिंग उसका एक अच्छा एलाय होने वाला है। दूसरी तरफ लुइन जियान की फायर स्पिरिट के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस होती है। हालांकि काफी तलाश करने के बाद भी लुइन को लिटिल ली का नाम निशान नहीं मिला था। और जहाँ तक बात रही फंगी और याओमी की, ये दोनों बेसिकली बोर होने की वजह से यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आ गए थे। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है जियान, वो वांगजोंग की तरफ मुड़ के अपने ग्लास को उठा के बोलता है, ब्रदर वांग, मैंने तुम्हारे सोड इंटेंट के बारे में काफी सुना था, लेकिन जब मैंने रूइंस के अंदर गार्डियंस के साथ फाइट में उसे खुद विटनेस किया तो मुझे फाइनली समझ में आता है कि तुम सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हो। वांगजोंग जियान की बात को सुन के एज यूजुअल हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में जियान के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भी फ्लैश होती है। वो कहते हैं, ब्रदर शाओ, तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। वो भी जियान की तरफ अपने ग्लास को ऊपर उठाता है। जियान हंस के कहता है, तुम्हारी स्किल्स इस तारीफ के लायक हैं और मैं उन स्किल्स को और भी देखना चाहूंगा। ये सुन के वांगजन हल्का सा नोट करता है। उसके दिमाग में पहले से ही अपने सोड इंटेंट के अगले स्टेप के बारे में विचार आ रहे थे। भले ही वांगजोंग शांत रहता हो, तभी सबको पता होता है कि उसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वांगजोंग के बगल में बैठा सनमिंग हंस के बोलता है, वेल, अगर शॉन्टियन में सच में कोई सिस्टम को हिला के रख सकता है तो ऐसी कैपेबिलिटी तो बस सोड फ्री और जियान के पास ही है। सनमिंग की बात को सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा लाइवली हो गया था। हमारा ध्यान जाता है लुइन की तरफ, जो भले स्माइल कर रही हो, उसकी नजरें बार बार जियान की तरफ जा रही थी। वो भी जियान की मिस्टीरियस फायर स्पिरिट के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस होती है। कुछ समय के बाद जियान फिर से अपने वाइन ग्लास को उठा के बोलता है, हम सभी अलग अलग सिटीज और अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन रूइंस में हम सभी ने साथ में फाइट करी थी, और फिर चाहे कुछ भी हो, हम सभी का फ्यूचर हमारे हाथों में है। मुझे भरोसा है कि हम ज़ुआन सेंटिन में भी अपने मार्क को छोड़ पाएंगे। जियान के शब्दों को सुन के सभी की आंखें फ्लेकर कर रही थी। यूरू जो कि उसके बगल में बैठी होती है, वो जियान को एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ देखती है। वहीं पे फंगी जियान के एक्शंस को देख के उसके बारे में और भी क्यूरियस हो गई थी। उसके चेहरे पे एक थॉटफुल स्माइल होती है। वहीं पे वांगजन और सनमिंग जियान के शब्दों की वजह से और भी एक्साइटेड हो चुके होते हैं। सनमिंग अपने ग्लास को फिर से उठा के बोलता है, चलो देखते हैं ज़ुआन सेंटिन में हम में से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कौन कर पाएगा। इस पर नोट करके सभी एक साथ में अपनी वाइन को खत्म करते हैं। इस फेरी शिप के टॉप फ्लोर पे होते हैं हुडू। हालांकि वो अपनी सेंसेस से चेक कर पा रहे थे कि नीचे जियान के ग्रुप के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वो बीच में इंटरफेयर नहीं करते। आखिरकार उन्हें पता होता है कि यंग कल्टिवेटर्स को रिलैक्स करने का एक रास्ता चाहिए होता है। हुडू अपने एक हाथ से एंडसीज को चेंज करते हैं, जिससे बोट की स्पीड थोड़ी और बढ़ जाती है। फाइनली हुडू ने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मेडिटेशन स्टेट में एंटर करवा लिया था। एक और रूम के अंदर म्यूलर मौजूद होता है, लेकिन इस समय उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और उसकी आंखें मॉकरी से भरी हुई थी। मतलब ताना मारने वाला एक्सप्रेशन। वो एक हल्की सी डिस्ट्रेन भरी आवाज
में कहता है ये सारे के सारे मूर्ख हैं। एक बार तुम जोन 17 पहुंचोगे तुम सभी को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी छोटे मोटे एग्रीमेंट्स कितने बेकार हैं। खासकर जब तुम ट्रू एक्सपर्ट्स को देखोगे तो तुम्हारे सपने अपने आप ही चूर चूर हो जाएंगे। फिर उसके दिमाग में फ्लैश होता है जियान का फिगर। वो एक पैनी आवाज में कहता है जियान भले ही तुमने वुहान की जान ले ली हो लेकिन उसके पीछे की फोर्स तुम्हें जाने नहीं देने वाली। जब वो तुम्हारे पीछे आएंगे तब तुम्हें असली सफरिंग का मतलब समझ में आएगा। भले वो जान के लिए चाहे कितनी भी नफरत महसूस करता हो तब भी वो खुद से कहता है जियान फिर भी मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना होगा। अगर तुम्हारे हाथों से वुहान की जान नहीं गई होती तो मुझे इतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक और कमरे में लिविंग डेड भी जियान की टोली को नोटिस करता है लेकिन वो मिलर की तरह बकवास नहीं करता। हम उसे शांति से मेडिटेट करते हुए देखते हैं। ये कुछ देर की बात है। अभी सेकंड फ्लोर में जियान के ग्रुप ने कई वाइन ग्लासेस को खत्म कर लिया होता है लेकिन किसी को बिल्कुल नशा नहीं चढ़ाता और ये बात काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। दी लेवल की तो बात छोड़ो, दोजोंग, दोजन और दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी ज्यादातर नशों को बड़ी आसानी से नेगेट कर सकते हैं। कुछ और समय तक शांत रहने के बाद जियान पूछता है मैं सोच रहा था क्या तुम सभी के पास जोन 17 की और भी जानकारी मौजूद है। जब से जर्नी शुरू हुई है जोन 17 के बारे में जियान की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वोंग जोंग स्माइल करके बोलता है तुमने बिल्कुल सही बंदे से सवाल पूछा है। वो एक स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है यहाँ पे आने से पहले मेरे मास्टर ने जोन 17 के मेजर सेक्ट्स के बारे में बताया था। ये सुन के बाकी के सभी आगे झुक जाते हैं। साफ तौर पे इन सभी का इंटरेस्ट जाग गया था। इन्हें जोन 17 के बारे में छोटी मोटी जानकारी मिली होती है लेकिन वो डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वोंग जोंग अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है जोन 17 काउंटलेस पावरफुल कल्टिवेटर से भरा हुआ है लेकिन ये जोनलिंग कंटेंट का फोकस ऑफ अटेंशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मौजूद है 9 सुपर सेक्ट्स। ये इस रीजन को डोमिनेट करते हैं। ऑफ कोर्स जोन 17 में कई हिडन सेक्ट्स भी मौजूद है लेकिन उनके बारे में ज्यादा खबरें सुनी नहीं जाती। ये सुन के जियान कहता है ओ सेम जियान के चेहरे का एक्सप्रेशन औरों के चेहरों पे भी होता है। वांग जोंग आगे बताता है अगर सतह की बात करी जाए तो शॉनलिंग कॉन्टिनेंट को एक किंगडम, 2 पवेलियंस, 3 वैली और 4 सेक्स में डिवाइड किया गया है लेकिन जोन 17 अलग है। वहाँ पे पावर लेवल्स कुछ अलग ही चले जाते हैं। उस जगह पे असली रूल करने वाले वो 9 सुपर सेक्स हैं। जियान नोट करके बोलता है मैंने 1 देश, 2 पवेलियन, 3 वैली और 4 सेक्स के बारे में तो सुन रखा है लेकिन इन 9 सुपर सेक्स किस खेत की मूली है। वांग जोंग कंटिन्यू करता है इन 9 सुपर सेक्स में आते हैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन, वानुआ पवेलियन, एंशिएंट डेसोलेट पैलेस, परगेटरी हॉल, सोलोमन सेक्ट, पपेट पैलेस, पिल वैली, हार्टलेस पैलेस और वन जिनन। अभी पता नहीं लास्ट में इन लोगों ने क्या बोला है लेकिन इसे गूगल भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। इन नए नए नामों को सुन के वांग जोंग को छोड़ के सभी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। साफ तौर पे ये सभी नामों से काफी अनफेमिलियर हैं। वहीं पे अगर बात करिए जियान की तो मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने शुरुआत में जोनलिंग कॉन्टिनेंट के सेक्स के बारे में जियान को बता रखा था लेकिन उसके पास भी इनकी कुछ खास डिटेल्स नहीं होती। फंगी कहती है बर्निंग इंसेंस पवेलियन और वानुआ पवेलियन तो हमारे यहाँ भी फेमस है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वो बस फायर एट्रीब्यूट के डिसेबल्स को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं पे अगर बात करिए वानुआ पवेलियन की तो वो जस्ट उससे अपोजिट है। वो बस लड़कियों को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों सेक्स के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मैरिज अरेंजमेंट रहा है लेकिन आगे क्या मामला हुआ उसके बारे में साफ जानकारी मौजूद नहीं है। वांग जोंग भी नोट करके बोलते हैं हाँ और जहाँ तक बात रही बाकी के बचे हुए 7 सेक्ट्स की तो ये भी अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स को रखते हैं। इसका एक उदाहरण एंशिएंट डेसोलेट पैलेस को लिया जा सकता है जो कि दुखी कल्टीवेशन से ज्यादा अपनी बॉडी कल्टीवेशन में फोकस करता है। एंशिएंट डेसोलेट पैलेस के डिसाइपल्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। एंशिएंट डेसोलेट पैलेस में 8 गेट्स ऑफ डंजियन नाम की एक एंशिएंट टेक्निक मौजूद है। हालांकि ये रूमर्स ही है लेकिन कहा जाता है ये टेक्निक कम समय के लिए एक बहुत ही खतरनाक लेवल की पावर को अनलीश कर सकती है। हालांकि उसके बदले में काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। वांग जोंग की बात को सुन के बजर का सनमिंग हंसने लगता है एंशिएंट डेसोलेट पैलेस ने उसके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। सनमिंग कहता है लगता है मेरे लिए अच्छी जगह होगी। वो इस लेजेंडरी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ जो कि इस समय गहरी सोच में होता है। उसने ऐसी टेक्निक के बारे में पहले कभी नहीं सुना होता लेकिन क्यूरियोसिटी तो जियान की भी जाग चुकी होती है। तभी अचानक से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियान के दिमाग में पहुंचती है। जिन लोग कहते हैं वो 8 गेट्स ऑफ डुंजिया सच में एक अच्छी टेक्निक है। बस इसके लिए तुम्हें जो प्राइस पे करनी पड़ती है उसके लिए अच्छे अच्छे राज नहीं होंगे। तुम इस टेक्निक की जितने ज्यादा गेट खोलना चाहोगे ये तुम्हारी उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स को जलाएगी। जब यूजर इस टेक्निक को पीक पे इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर सच में गॉड के बराबर हो जाती है लेकिन इस कुछ समय की पावर के लिए उस इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसे बिल्कुल हल्के में लिया नहीं जा सकता। मास्टर जिल्लों की बातों को सुन के जियान अंदर से काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। गोल्डन ड्रैगन किंग को फालतू में बात करने की आदत नहीं थी क्योंकि इस टेक्निक ने उनके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसका मतलब ये है कि टेक्निक पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। तब भी जियान पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं करता। वो मनी मन में कहता है अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस टेक्निक को जरूर सीखना चाहूंगा।
जाऊंगा, लेकिन लगता है इस बात को भी गोल्डन ड्रैगन ने सेंस कर लिया था। वो एक्सटर्न आवाज में कहते, लड़के तो ये ऐसा पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पावर अपने साथ कॉन्सिक्वेंसेस को भी लेके आती है। इस चीज को तुम्हारी जैसा लड़का खैर यहाँ तक बोलने के बाद गोल्डन ड्रैगन शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उनकी आवाज फिर से आती है। वो कहते हैं जियान तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, लालच को अपने सर पे मत चढ़ने दो। जियान भी अंदर से साय करता है, वो और भी आर्ग्यू नहीं करता। वो जानता था कि मास्टर गोल्डन ड्रैगन ये उसके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए बोल रहे हैं। भले इस टेक्निक के साथ जियान के पास एक और ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि अंत में जाके वो अपने दोस्त तोशियो को निराश करें। जब जियान के दिमाग में उसके और जिल्लों के बीच में बातचीत हो रही होती है, बाहर वांगजोंग बचे हुए 6 सेक्स के बारे में पूरे ग्रुप को डिटेल्स बता रहा था। कुछ समय के बाद जियान भी इन पर ध्यान देने लगता है। वो इनके बारे में जितना और जानता है, उसकी डिटर्मिनेशन और बढ़ती है। आखिरकार ये वो जगह है जहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं। भले ही चुनौती कितनी भी कठिन हो, जियान ने इसे स्वीकार करने की ठान ली थी। चलो बाकी के सेक्स के बारे में जानते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, सो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिखे जरूर बताना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपसे मिस हो जाए। सो कम ऑन डू दैट। अगर आप वीडियोस के एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अंटिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड पीस आउट।